15 अगस्त 2026 लाल किले पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पहले बजा वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 80 साल बाद ऐसा बदलाव क्यों किया गया? क्या यह सिर्फ एक गीत को सम्मान देने की बात है या इसके पीछे इतिहास, कानून और राजनीति की एक बड़ी कहानी है? तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि करीब 1.5 सदी पीछे जाना होगा। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था। आजादी की लड़ाई के दौर में यह एक ऐसा उद्घोष बन गया था जिसने लोगों के भीतर राष्ट्र भावना जगाने का काम किया। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इसका शुरुआती प्रकाशन 1875 में बंग दर्शन पत्रिका में हुआ और बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। लेकिन वंदे मातरम की लोकप्रियता को एक नया आयाम मिला 1896 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया। इसके बाद यह गीत धीरे धीरे राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनता चला गया। फिर आया साल 1905। बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम एक प्रमुख नारा बन गया। यानी अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन में यह गीत सिर्फ संगीत नहीं था, यह विरोध की आवाज था। एक ऐसी आवाज जिसे सुनते ही लोगों के मन में आजादी की लड़ाई की तस्वीर उभरने लगती थी। लेकिन वंदे मातरम की कहानी सिर्फ इतनी सीधी नहीं है। इसके आगे के हिस्सों में धार्मिक प्रतीकों और देवी स्वरूपों का उल्लेख मिलता है, जिसकी वजह से आजादी के आंदोलन के दौरान ही कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इसके कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी। 1930 के दशक में राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भी इस बात पर चर्चा हुई कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम के किन हिस्सों को गाया जाए। आखिरकार शुरुआती 2 पदों को लेकर अपेक्षाकृत व्यापक स्वीकार्यता बनी। यानी वंदे मातरम की कहानी में शुरुआत से ही 2 पहलू साथ साथ मौजूद रहे। एक तरफ आजादी के आंदोलन की गौरवशाली विरासत और दूसरी तरफ धार्मिक संवेदनशीलता को लेकर बहस। यही बहस आगे चलकर स्वतंत्र भारत में भी दिखाई देती रही। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है 24 जनवरी 1950 का। भारत अपना संविधान लागू करने की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान संविधान सभा में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन वंदे मातरम को भी भुलाया नहीं गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे भी सम्मान दिया जाना चाहिए और इसका महत्व कम नहीं किया जाना चाहिए। यानी स्वतंत्र भारत ने दोनों गीतों की भूमिका को अलग अलग तरीके से स्वीकार किया। जन गण मन राष्ट्रगान बना और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानित हुआ। दोनों की ऐतिहासिक भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनकी संवैधानिक और कानूनी स्थिति बिल्कुल एक जैसी नहीं थी। और अब यहीं से पहुंचते हैं 2026 तक। साल 1971 में संसद ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट बनाया। इस कानून का उद्देश्य था देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान और उनसे जुड़े कुछ गंभीर कृत्यों को दंडनीय बनाना। इसके अलग अलग धाराओं में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान से जुड़े प्रावधान रखे गए। खासतौर पर सेक्शन 3 में यह प्रावधान था, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन को रोकता है या राष्ट्रगान गा रहे लोगों की सभा में व्यवधान डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। और यदि कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा अपराध करता है तो कानून में न्यूनतम सजा का भी प्रावधान है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। कानून का मतलब यह नहीं था कि हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में राष्ट्रीय गान गाना ही पड़ेगा। कानून का फोकस था जानबूझकर गायन रोकना या उसमें व्यवधान पैदा करना। अब 2026 में इसी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया। 24 जुलाई 2026 को राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल 2026 पेश किया गया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था सेक्शन 3 में नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम को भी शामिल करना। यानी जिस तरह राष्ट्रगान के गायन को जानबूझकर रोकना या उसमें व्यवधान डालना अपराध के दायरे में आता था, उसी तरह अब राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकना या उसके गायन में व्यवधान डालना भी उसी कानूनी ढांचे में लाया गया। और यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपने वंदे मातरम नहीं गाया तो आपको जेल हो जाएगी। ऐसा कहना कानून की गलत व्याख्या होगी। यानी 2026 का बदलाव मुख्य रूप से वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने से जुड़ा है, न कि हर नागरिक के लिए उसके गायन को स्वतः अनिवार्य बनाने से। पर कांग्रेस नेता शशि थरूर समेत कुछ नेताओं ने इस बदलाव के व्यावहारिक और संवैधानिक पहलुओं पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ असुद्दीन ओवैसी और कुछ मुस्लिम संगठनों की आपत्ति मुख्य रूप से वंदे मातरम के उन हिस्सों से जुड़ी रही है जिनमें धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख आता है। उनका तर्क है कि राष्ट्रभक्ति को अभिव्यक्ति और धार्मिक आस्था के बीच अंतर होना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार और इनके समर्थकों का तर्क है कि वंदे मातरम को धार्मिक विवाद के चश्मे से नहीं
बल्कि उसके स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक योगदान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यानी दोनों पक्षों की बहस का केंद्र अलग अलग है। एक पक्ष पूछता है क्या राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए कानून जरूरी है, जबकि दूसरा पक्ष पूछता है क्या राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति और कानून के जरिए नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं रहा। कुछ दक्षिण भारतीय राजनीतिक दलों, विशेषकर डीएमके ने भी इस तरह के कदमों पर सवाल उठाए। यहाँ बहस का दूसरा पहलू सामने आता है, संघवाद और राज्यों की विविधता। भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं और राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर अलग अलग सामाजिक दृष्टिकोण भी हैं। इसीलिए जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा कोई भी कदम उठाती है तो कुछ राज्य और राजनीतिक दल यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या ऐसे विषयों पर राज्यों और समाज की विविधता को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। यानी वंदे मातरम की बहस अब सिर्फ एक गीत की बहस नहीं रह जाती। यह सवाल बन जाता है कि भारत की राष्ट्रीय पहचान आखिर कितनी एक रूप होनी चाहिए और उसमें विविधता के लिए कितनी जगह होनी चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी का शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सम्मान कानून से पैदा होता है? किसी राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कानून में उसके लिए सजा लिखी हुई है। सम्मान तब पैदा होता है जब लोग उसके पीछे की कहानी समझते हैं। जब कोई युवा जानता है कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका निभाई थी, जब वह समझता है कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन में यह आवाज़ क्यों इतनी ताकतवर बनी, जब वह यह जानता है कि 1950 में भी इसे स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया, तब शायद उसके लिए यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं रहते बल्कि एक इतिहास बन जाते हैं। और यही बात दूसरे पक्ष पर भी लागू होती है। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय एकता का मतलब यह नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति की धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को नज़रअंदाज कर दिया जाए, बल्कि असली चुनौती यही है कि राष्ट्र का सम्मान भी बना रहे और नागरिक की विविध पहचान भी सुरक्षित रहे। शायद इसी संतुलन को समझना इस पूरे विवाद की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। तो दोस्तों, 15 अगस्त 2026 को लाल किले से पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन सुनाई दिया। किसी के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है, किसी के लिए यह राजनीतिक संदेश, किसी के लिए यह राष्ट्रीय गौरव का विषय है और किसी के लिए यह सवाल है कि राष्ट्रभक्ति के अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सीमा कहाँ खींची जाए। लेकिन एक बात तय है कि वंदे मातरम की कहानी 2026 में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें उस भारत में है जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी पहचान तलाश रहा था। और आज 2026 में वही गीत एक बार फिर हमें एक बहुत पुराना लेकिन एक बेहद जरूरी सवाल पूछ रहा है, क्या राष्ट्र का सम्मान कानून से कराया जा सकता है या सम्मान वह भावना है जिससे कानून सिर्फ सुरक्षित कर सकता है? इस सवाल का जवाब शायद हर भारतीय के पास अपने तरीके से होगा, लेकिन इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि जिस गीत को हम आज कुछ सेकंड में सुनते हैं उसके पीछे 150 साल से ज़्यादा लंबी एक कहानी छिपी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।